इस वीडियो में हम NISM सीरीज 5A एग्जाम के लिए 15 सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स जानते हो तो आप एग्जाम में तुरंत सही ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। आप एग्जाम भी टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। इसके लिए आपको कोर्स मटेरियल के साथ साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना भी ज़रूरी है। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वेलकम टू फनटेक एग्जामिन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following investment product does not promise any guaranteed return? A. PPF, B. Mutual fund, C. Fixed deposits of banks, D. NSC। गारंटेड रिटर्न के कुछ एग्जाम्पल है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, PPF, NSC, LIC एंडाउमेंट पॉलिसीज एटसेट्रा। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स रिटर्न की कोई गारंटी नहीं देते हैं। Return of mutual funds depend on the market movements and on the performance of the underlying securities of the portfolio. So the correct answer of this question is option B, mutual fund. Return की कोई गारंटी नहीं देते हैं। Question number 2. Amongst the following, who are the major investors of government securities? A. Institutional investors, B. Commercial banks, C. Mutual funds, D. All of the above. Insurance companies, commercial banks, rural banks, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट, पेंशन फंड्स, इन सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मेजर इन्वेस्टर्स में से है। इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्सर ऑक्शन के जरिए प्राइमरी मार्केट में सेल की जाती है और ये सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक सेफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। So the correct answer of this question is option D, all of the above. Institutional investors, commercial banks, म्यूचुअल फंड्स इन सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मेजर इन्वेस्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Amongst the following, which is not a key constituent of mutual fund? A. Depositories, B. Sponsors, C. Trustees, D. Custodian। म्यूचुअल फंड्स एक ट्रस्ट के रूप में एस्टेब्लिश होते हैं। स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज, AMCs, कस्टोडियंस ये सभी इस ट्रस्ट के की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। म्यूचुअल फंड बिजनेस में डिपोजिटरीज का फंक्शन है सर्विस प्रोवाइड करना। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू डिपोजिटरीज इन्वेस्टर्स के यूनिट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डिपोजिटरीज। ये म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के की कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following mutual fund is not regulated by SEBI? A. DHFL, B. Alliance Capital, C. All mutual funds are regulated by SEBI, D. Invesco। सभी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर प्रोमोटेड, उन्हें सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है एंड आर गवर्न्ड बाय द सेबी रेगुलेशंस। सेबी ने 1993 में म्यूचुअल फंड्स के लिए रेगुलेशंस को नोटिफाई किया। रेगुलेशंस को 1996 में पूरी तरह से रिवाइज किया गया और उसके बाद टाइम टू टाइम रेगुलेशंस अमेंड किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑल म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। Question number 5. Amongst the following, which type of risk can be reduced through portfolio diversification? A. Closure of production unit, B. Market risk, C. Inflation, D. Global recessions। Unsystematic risk
कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क है जिसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस किया जा सकता है, इसलिए इसे डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहा जाता है। सिस्टेमेटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो पूरे मार्केट या मार्केट के एक लार्ज सेक्टर को इफेक्ट करता है, न कि सिर्फ एक कंपनी या इंडस्ट्री को। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से सिस्टेमेटिक रिस्क को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहा जाता है। वर्कर स्ट्राइक, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, क्लोजर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, ये सब है कुछ अनसिस्टेमेटिक रिस्क यानी डाइवर्सिफाइबल रिस्क का एग्जाम्पल, जिन्हें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस किया जा सकता है। और इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, वॉर, रिसेशन, टेररिज्म, नेचुरल डिजास्टर्स, वेदर इवेंट्स, इन सब कुछ सिस्टेमेटिक यानी मार्केट रिस्क का एग्जाम्पल है, which is non-diversifiable. The correct answer of this question is option A, closure of production unit. इस रिस्क को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, what type of performance do the investors expect from an actively managed equity mutual fund? A, return same as benchmark. B, benchmark beating performance. C, maybe below than benchmark return. D, no specific expectation. एक्टिवली मैनेज्ड फंड में फंड मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट होती है कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। फंड मैनेजर्स मार्केट की सिचुएशन के अनुसार पोर्टफोलियो के सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वेटेज रीबैलेंसिंग करते हैं। एक्टिव फंड को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए फंड मैनेजमेंट टीम एक्टिवली एंगेज रहती है, इसलिए एक्टिवली मैनेज्ड फंड के लिए रिकरिंग एक्सपेंसेस भी अधिक होता है। बदले में इन्वेस्टर्स एक्टिवली मैनेज्ड फंड से ये उम्मीद करते हैं कि फंड मैनेजर्स बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करके बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेंगे, यानी बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देंगे। इन्वेस्टर्स ये भी उम्मीद करते हैं कि एक्टिव फंड फॉलिंग मार्केट में भी बहुत पोर परफॉर्म नहीं करेगी। So the correct answer of this question is option B. इन्वेस्टर्स एक्टिवली मैनेज फंड से बेंचमार्क बीटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, amongst the following who cannot invest in national savings certificate? A, non-resident Indians. B, trusts. C, private limited companies. D, all of the above. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसे इन्वेस्टर किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में खोल सकते हैं। एनएससी 5 साल की फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के साथ आता है और एनएससी की परचेस पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत एनएससी में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडियन के लिए एनएससी को प्रमोट किया है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ट्रस्ट्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एनएससी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी एनएससी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। Question number 8. Unit holders of mutual funds can hold their units in dematerialized form. Is it true or false? म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जा सकता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू डिपॉजिटरीज इन्वेस्टर्स के यूनिट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल है इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज। So the answer of this question is option A, true. Question number 9. Which of the following documents is not a regulatory requirement for a mutual fund scheme? A, Key Information Memorandum. B, Scheme Information Document. C, Fund Fact Sheet. D,
statement of additional information. SID, SAI, KIM इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेटरी लीगल डॉक्यूमेंट्स है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में म्यूचुअल फंड्स के बारे में सभी डिटेल्स रहता है जो एक इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले जानना चाहिए। फंड फैक्ट शीट एक पॉपुलर बेसिक डॉक्यूमेंट है which gives an overview of mutual fund. फंड फैक्ट शीट द एक्सटेंसिवली यूज्ड डॉक्यूमेंट मंथली बेसिस पर अपडेट की जाती है, बट फंड फैक्ट शीट कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, फंड फैक्ट शीट, which is not a regulatory requirement for a mutual fund scheme. Question number 10. In which year SEBI was given statutory power and status? A. 2006, B. 1992, C. 1980, D. 2002. सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के अंडर में है। सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988 एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। 30 जनवरी 1992 को सेबी को स्टैट्यूटरी पावर दी गई। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1992। इस साल में सेबी को स्टैट्यूटरी पावर दी गई। क्वेश्चन नंबर 11. Who handles the day-to-day operations of mutual fund? A. Asset management company, B. Register and transfer agents, C. Association of mutual funds, D. Reserve Bank of India. एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। एएमसी म्यूचुअल फंड का डे टू डे एक्टिविटी हैंडल करता है। ट्रस्टीज अपॉइंट एएमसी सेबी की अप्रूवल मिलने के बाद। एएमसी की फंक्शन में है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएशन, इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटीज, बेटर रिटर्न के लिए टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग एटसेट्रा। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड का डे टू डे एक्टिविटी हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following statement is not true pertaining to the real estate asset class? A. High initial investment, B. Generates regular income, C. High liquidity, D. Incur maintenance cost. Tangibility यानी रियल नॉट वर्चुअल, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट के लिए लोन पर टैक्स बेनिफिट, रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट, इन सब है रियल एस्टेट एसेट क्लास की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके साथ साथ रियल एस्टेट से रेंट के जरिए एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डज नॉट हैव हाई लिक्विडिटी, मतलब इन्वेस्टमेंट को आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, यानी लिक्विडिटी लिमिटेड है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, हाई लिक्विडिटी। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13. फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स प्लानिंग आर नॉट डिफरेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों एक इन्वेस्टर के लिए सबसे सुइटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने में हेल्प कर सकते हैं। हाउएवर, टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं। टैक्स प्लानिंग टैक्स लायबिलिटी को एसेस करता है, इससे इन्वेस्टर्स टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी इन्वेस्टर की फाइनेंशियल स्टेटस को एसेस करके उस एनालिसिस के बेसिस पर इन्वेस्टर के गोल्स, नीड्स, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क एपेटाइट के अनुसार इन्वेस्टमेंट यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट की जाती है। टैक्स प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। So the correct answer of this question is option B, false. Tax planning and financial planning are not same.
Question number 14. Which of the following properly describes asset allocation? Number 1. Allocating money in equity funds. Number 2. Investing only in familiar securities. Number 3. Keeping safely investment certificates. Number 4. Allocating money in right proportion in different asset classes based on needs and goals. इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टर्स के नीड्स, गोल्स, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का सही प्रोपोर्शन में डिफरेंट एसेट क्लास के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को एसेट एलोकेशन कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन फॉर लॉन्ग टर्म, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट अर्न करने के लिए, dynamic asset allocation means rebalancing of portfolio as per situation. Insured asset allocation, इसमें इन्वेस्टर एक बेस वैल्यू फिक्स करता है, पोर्टफोलियो वैल्यू जिससे कम नहीं होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी यानी नंबर 4, allocating money in right proportion in different asset class based on needs and goals. Question number 15. Identify the false statement amongst the following. Number 1. Function of registrar and transfer agents must be independent of the AMC. Number 2. Appointment of RTA is not compulsory. Number 3. AMC can handle the job of RTA in-house. AMC RTO को अपॉइंट करती है। RTS AMC के सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है। CAMS and KFinTech are the two leading RTAs in mutual fund industry. RTA की अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है। AMC RTS की एक्टिविटी इन हाउस हैंडल कर सकती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी यानी नंबर 1। यह स्टेटमेंट सही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। प्रीवियसली आई हैव अपलोडेड मोर सैम्पल क्वेश्चंस इन सेपरेट वीडियोस। सभी प्लेलिस्ट का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चैप्टर वाइज सैम्पल क्वेश्चंस आर आल्सो अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।